कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ, एक बात आप ध्यान से सुन लो। मैं उस अनपढ़ जाहिल गांव की लड़की से बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। रमन अपनी माँ से गरजते हुए बोला। बेटा, वो अनपढ़ नहीं है, गांव के स्कूल में पढ़ाती हैं। एक बार तुम उसे देख तो लो, उससे मिलो तो रूप रंग गुण संस्कार सब में एकदम पूर्ण है। तुम्हारे पापा को उसका गुण बहुत पसंद आया। वह अपनी जबान दे चुके हैं कि तुम्हारी शादी वही करेंगे। उसकी माँ ने सहजता से कहा। माँ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे आप जिस तरह से चलाएंगे वो चलेगा? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपको बिल्कुल भी मेरी क्लास का अंदाजा नहीं है। मैं अपने ऑफिस कलीग के सामने उसको कैसे लेकर जाऊंगा? क्या कहूंगा कि मिलिए मेरी गांव की गोरी से? आपको पता भी सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मुझे उसके रंगरूप से कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसी हो पर रहेगी तो वह गांव की ही ना। और पापा ने बिना मुझसे एक बार भी पूछे कैसे मेरी शादी तय कर दी। मैं मानता हूं कि आप लोगों का हक है, लेकिन मेरी भी तो जिंदगी है न। मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। रमन ने फिर उसी लहजे में कहा। रमा जी बेचारी पति और बेटे के चक्कर में बीच में ऐसे फंसी थी जैसे गेहूं के चक्कर में घून पिसता है। उन्होंने कहा, अब जो कुछ तुम्हें समझाना है अपने पापा को समझाना। मैं अब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बोलूंगी। यहां तो सबको ही बस अपने मन का ही करना है। मुझे और भी काम है। इतना बोलकर वह चली गई और रमन भी गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह नाश्ते करते हुए ही रमन के पापा ने उससे कहा, परसों तैयार रहना, लड़की वाले कुछ शगुन की रस्म करना चाहते हैं। ज्यादा लोग नहीं, बस लड़की की दादी, पापा और चाचा आएंगे। रमन के मुंह में नाश्ता अटक गया। वह खांसने लगा तो उसकी माँ ने उसे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। रमन ने अपने आप को सामान्य करते हुए कहा, पापा इतनी जल्दी क्या है? वैसे से तो वो अपने पापा के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की थी। उसके पापा ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, तुम्हें जल्दी नहीं है, पर जिसकी बेटी घर पर बैठी है उसे जल्दी है। वह जल्द से जल्द अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते हैं। तुमसे तो हमने कहा था कि लड़की देख लो, मगर तुम तो न जाने किस गुमान में जी रहे हो कि तुम्हें उसकी फोटो देखना भी गवारा नहीं है। रमन बोला, पर पापा मैं उससे शादी नहीं करूंगा। रमन की बात सुनते ही वो तुनक कर बोले, क्यों नहीं करोगे? एक बात जान लो, हर चीज में तुमसे 20 ही होगी, 19 नहीं। उससे अच्छी शायद ही तुम्हें कोई मिले। मैं उसके गुणों से बहुत प्रभावित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस घर को और तुम्हें अच्छे से संभाल लेगी। रमन जानता था कि इस बार उसकी एक नहीं चलने वाली। पिछले कई सालों से पापा उसकी शादी के पीछे पड़े हुए थे। वह मन ही मन बोला, पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने इन पर। अब आने दो, फिर मैं उसे बताता हूँ। उसने मन महसूस कर चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था। उसके कलीग और दोस्त हर्ष ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ तुझे? रमन ने उसे अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। हर्ष बोला, तुझे दिक्कत किस बात से है? उस लड़की से शादी से या फिर गांव की लड़की से शादी की? रमन बोला, मुझे नहीं करनी है शादी उससे। उसका नाम पक्का रामकली, मंतोरा या फिर रजनीगंधा जैसा कुछ होगा। तू सोच भी सकता है कि मैं कैसे उसे सबसे मिलवाऊंगा? मिलिए रामकली से, उफ नो वे। इससे अच्छा होता कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहता। हर्ष हंसते हुए बोला, यार ऐसा कुछ नहीं है। गांव हो या शहर क्या फर्क पड़ता है, लड़की का नेचर अच्छा होना चाहिए। अब तू सोच, अगर कोई शहर वाली ही आ गई और उसने अंकल आंटी का ठीक से ध्यान नहीं रखा, उसमें वो सब खूबी भी न हुई जो तू ढूंढ रहा है, तो तू क्या करेगा? मैं तो कहता हूं कि तू एक बार लड़की से मिल ले। अगर वह तेरे मन की नहीं हुई तो बेशक शादी से मना कर देना, लेकिन किसी को गांव और शहर के बेसिस पर तो मना मत कर। क्या पता जिसे तू इतना बेकार समझ रहा हो वो सच में हीरा हो। पहले मिल तो ले उससे। क्या पता उससे मिलने के बाद तेरी थिंकिंग चेंज हो जाए। रमन को हर्ष की बात थोड़ी ठीक लगी। 2 दिन बाद लड़की वाले आए तो रमन बहाना बनाकर घर से निकलने की फिराक में था, पर उसके पापा ने डांट कर उसे घर में रुकने को और मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आने को कहा। रमन को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए वही बैठा रहा। बातचीत हो गई थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली थी।
लड़की वाले कुछ शगुन की रस्में करके चले गए और साथ ही छोड़ गए रमन को एक नई परेशानी में। रमन अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए सोच रहा था, एक बार जाकर लड़की से ही बात कर लेता हूँ, उससे बोल दूंगा कि वह मना कर दे शादी के लिए, क्योंकि पापा तो मेरी बात सुनने से रहे। रमन जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे पता चला कि ऑफिस की तरफ से उसे सिंगापुर में एक मीटिंग के लिए जाना है, जिसमें 1 महीने लगेंगे। ये मीटिंग उसके करियर को नई दिशा दे सकता था। उसने अपने माँ पापा को इस मीटिंग के बारे में बताया और अगले दिन ही वह कंपनी की ओर से सिंगापुर के लिए निकल गया। लड़की से मिलने का प्लान उसने आने के बाद का बनाया। रमन की मीटिंग सफल रही और इस वजह से उसे कंपनी में प्रमोशन भी मिल गया था। माँ ने खुशी से कहा, बहू के कदम बहुत शुभ हैं इस घर के लिए। देखो तुम्हारा नाम उससे जुड़ा और तुम सफल हुए अपने काम में। रमन ने मुंह बनाते हुए कहा, ये मेरी मेहनत का फल है, किसी और के किस्मत का नहीं। माँ ने कहा, मेहनत तो तुम पिछले 5 साल से कर रहे थे, आज जैसा मौका तुम्हें कभी नहीं मिला। बहू के भाग्य से तुम्हारा भाग्य मिला, अब सब अच्छा ही होगा। रमन बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। वह उस लड़की से मिलने की सोच रहा था, पर उसे समय नहीं मिल पा रहा था। मीटिंग के बाद से ही उसका काम ज्यादा बढ़ गया था और मीटिंग के सफल होने पर कंपनी के डायरेक्टर रमन के काम से काफी खुश थे, इसलिए उन्होंने रमन को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसके लिए रमन दिन रात मेहनत कर रहा था। इन्हीं व्यस्तताओं के कारण उसका ध्यान किसी और में लग ही नहीं पाया। देखते देखते शादी का दिन करीब आ गया और बढ़ा गया था रमन की परेशानियां भी। रमन ने बहुत कोशिश की लड़की से मिलने की, लेकिन किसी न किसी कारण से वह मिल नहीं पाया और दोनों की शादी भी हो गई। उसने चिड़न में अपने ऑफिस से किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, हर्ष को छोड़कर। किसी को तो पता भी नहीं था कि रमन ने 3 दिन की छुट्टी शादी के लिए ली है। माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी अपनी बहू को देखकर। सब उनकी बहू की तारीफ किए जा रहे थे, बस 2-4 को छोड़कर। 2-3 दिन में सब मेहमान भी चले गए। घर में सिर्फ रमन, उसके माँ बाप और उसकी पत्नी थी। अभी तक रमन ने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। वह तो अपने कमरे में भी नहीं गया था। शादी के बाद जिस दिन आया था, उसी दिन अपना कुछ सामान उसने स्टडी रूम में रख लिया था, ताकि उसे उस कमरे में जाने की जरूरत न पड़े जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन ने अपना कब्जा जमा लिया था। सबको लगा अभी मेहमान की वजह से शर्मा रहा है, इसलिए किसी ने उसके व्यवहार पर इतना ध्यान नहीं दिया। सुबह रमन की माँ ने अपनी बहू से कहा, वृषाली बेटा, रमन स्टडी रूम में सोया है, तुम जाकर उसे उठा दो। वृषाली धीरे धीरे कदमों से स्टडी रूम की ओर बढ़ी। उसे आए 3 दिन हो चुके थे। जब से वह आई है तभी से उसे रमन का व्यवहार अपने प्रति कुछ ठीक नहीं लगा था। वह उसके गुस्से और बेरुखी से अनजान थी। उसने स्टडी का दरवाजा हल्के से खटखटाया तो वह अपने आप ही खुल गया। वृषाली अंदर गई तो देखा रमन कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रहा था। वह उसके पास जाकर बोली, उठिए। रमन गहरी नींद में था, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। वृषाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे उठाए। अचानक से ही रमन ने अपनी आंखें खोली तो वृषाली को देखकर चौंक गया और उसे झिड़कते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाकर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। वृषाली कहाँ तो अपने लिए 2 मीठे बोल प्यार का सोच कर आई थी और कहाँ उसे इतने कठोर शब्द सुनने को मिले। वह वही बुद्ध बनी खड़ी रही और रमन गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। कहाँ जा रहा है? रमन की माँ ने रमन को टोका। ऑफिस। इतनी जल्दी? 3 दिन की छुट्टी ली थी, वो पूरी हो गई। मेरा बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करना है। अरे अभी तो घूमने फिरने का समय है, न तुम दोनों का। माँ प्लीज मुझे मेरे काम पर फोकस करने दे, जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिला है, रमन ने कहा और वहां से चला गया। उसकी वाणी की ये कड़वाहट वृषाली को अंदर तक महसूस हुई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमन उससे किस बात पर खफा है। कमरे में आता तो बस चुपचाप अपना काम करता और चला जाता। उसने वृषाली से कह दिया था कि यह शादी उसके लिए एक समझौता है, इसलिए वह समझ जाए कि उनके रिश्ते का आगे कोई भविष्य नहीं है। वृषाली ने सारी बातें अपनी सासू माँ से बताई। रमा जी अपने बेटे के व्यवहार से बहुत चिंतित थी। उन्होंने वृषाली को समझाया कि कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा, इसलिए वो परेशान न हो।
उन्हें लगा था कि रमन शादी से पहले मना कर रहा था, लेकिन शादी के बाद रहते रहते आदत हो जाती है तो प्यार, विश्वास और सम्मान अपने आप ही जगह बना लेते हैं। पर रमन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने रमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वृषाली को रमन के माता पिता से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो दोनों उसे बहुत मानते थे, लेकिन रमन का व्यवहार उसे दुखी करता था। वृषाली अब साफ साफ उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि इस तरह के बंधन में वो बंधना नहीं चाहती थी। रमन ऑफिस से घर आया तो सीधे किचन की ओर बढ़ा। वहां से उसने पानी का बॉटल लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो कमरे में आया तो वृषाली उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या दिक्कत है आपको मुझसे? उसने पूछा, लेकिन रमन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बगल से निकलकर जाने लगा। आज आप इस तरह से बिना मेरे सवालों के जवाब दिए नहीं जा सकते हैं। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कब तक चलेगा? दोनों की बहस लॉबी में बैठे रमन के माता पिता को भी सुनाई दे रही थी। रमन के पापा को रमन का ये रवैया ठीक नहीं लगा। उन्होंने अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह रमन से इस बारे में बात करने की सोचा। सुबह उन्होंने रमन को इसके लिए बहुत डांटा। इसका असर ये था कि कमरे के बाहर दोनों सामान्य पति पत्नी के जैसे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वृषाली को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ अपने घरवालों और रमन के माता पिता की खातिर रमन को कुछ महीनों का समय देना चाहती थी। एक दिन हर्ष किसी फाइल के काम से उसके घर आया था। हर्ष शादी में आया था, इसलिए वृषाली को उससे बात में ज्यादा अजीब नहीं लगा। रमन अंदर फाइल लेने चला गया। वृषाली हर्ष के लिए चाय लेकर आई। हर्ष ने उसे देखते ही कहा, नमस्ते भाभी जी। वृषाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भरैया। हर्ष ने कहा, बैंक यू। वृषाली ने नासमझी से पूछा, क्यों? हर्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपके हाथों का खाना जो रोज मिल जाता है। मैं अपने फैमिली से दूर रहता हूं, पर आपके हाथ का खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ के खाने का स्वाद मिल गया। वृषाली को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आपके लिए भी टिफिन भेज दिया करेंगे। हर्ष ने कहा, भाभी रमन वैसे ही अपना खाना हम सबसे शेयर नहीं करता। वो तो हम सब ढीठ हैं जो जबरदस्ती उससे छीन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वह टिफिन हम तक पहुंचने देगा? इतना बोलकर हर्ष जोर से हंस पड़ा। वृषाली को भी हंसी आ गई। रमन कमरे में आया तो दोनों को ऐसे हंसते देखकर चिढ़ गया। उसने वृषाली से कहा, जाओ माँ बुला रही है। वृषाली ने एक नज़र उस पर डाली तो रमन की आंखों में गुस्सा नजर आया। वह हर्ष को नमस्ते बोलकर चली गई। रमन ने फाइल हर्ष की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो अब घर जाओ। हर्ष ने कहा, लकी है यार तू। भाभी जी बहुत अच्छी है। रमन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले दिन वृषाली ने रमन को 2 टिफिन पकड़ाते हुए कहा, एक हर्ष भैया को दे दीजिएगा। रमन ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, मैं टिफिन सर्विस वाला नहीं हूँ। वृषाली ने कहा, ये हमने कब कहा? कार के बैक सीट पर रख लीजिए। रमन बिना कुछ बोले अपना टिफिन लेकर चला गया। एक टिफिन वैसे ही टेबल पर पड़ा था। वृषाली ने टिफिन की ओर देखते हुए कहा, अब हमने क्या गलत बोल दिया जो गुस्सा होकर चले गए? रमा जी ने उसको बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा? वृषाली ने उसे सारी बात बताई तो रमा जी ने हंसते हुए कहा, वो ऐसा ही है, अपनी चीजें आसानी से किसी को नहीं देता है। वृषाली ने मन ही मन कहा, मुझसे जुड़ी चीजें इनके लिए अपनी कैसे बनी? ठीक से तो बात ही नहीं करते मुझसे। फिर उसने अपना सर झटका और किसी काम में लग गई। दोपहर तक सारे काम करके वृषाली फ्री हो जाती थी। उसे घर में खाली खाली सा लगता था, इसलिए उसने अपने सास ससुर से बात करके पास के ही एक स्कूल में टीचर के पद पर कार्य करने का मन बनाया। उसे पढ़ाना अच्छा भी लगता था। अपने मायके में वो पढ़ाने भी जाती थी, इसलिए उसने सोचा कि घर में खाली बैठने से अच्छा वो अपना पसंदीदा काम ही करे। उसने सोचा इस बार वो मायके से वापस आएगी तो सबके सामने ये बात रखेगी। रमन को तो जैसे उससे मतलब ही नहीं था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। सब ठीक है न? हर्ष ने रमन से लंच ब्रेक में पूछा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल भी ऐसे आदमी नहीं लग रहे हो जिसकी नई नई शादी हुई है। अच्छा, जिनकी नई शादी होती है तो क्या अलग होता है उनमें?
पूंछ निकल आती है या सींग उगाते हैं? हर्ष उसके आखिरी बात को सुनकर जोर से हंस दिया। अगल बगल के लोग उन दोनों को देखने लगे तो वो झेंप गया। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि जिनकी नई नई शादी होती है उन्हें घर जाने की जल्दी रहती है, लेकिन तुम तो देर तक यही काम करते हो। वैसे भाभी जी इतनी स्वीट हैं, तू पता नहीं कैसे। हर्ष आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रमन कुर्सी से उठकर जाने लगा। ओहो जलन हो रही है? हर्ष ने उसे छेड़ते हुए कहा। कोई जलन वलन नहीं है, मुझे अपना काम खत्म करना है। रमन वहां से उठकर चला गया। रमन 2-3 दिन से घर देरी से आता था। वृषाली उससे पूछना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बार उसने पूछना भी चाहा था तो रमन उसे झिड़क दिया था। आज फिर वो काफी देरी से घर आया। उसने देखा कि वृषाली लॉबी में कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है। न जाने किस एहसास से वह उसके पास आया और उसके चेहरे को देखने लगा। वो आराम से कुर्सी पर सर टिकाए सो रही थी। वो उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करने लगा। किसी का स्पर्श पाते ही वृषाली की आंख झट से खुल गई। उसने रमन को अपने करीब देखा तो तुरंत ही कुर्सी से उठ गई। रमन भी सकपका गया मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह हड़बड़ाते हुए बोला, तो तुम कमरे में जाकर सो जाओ। वृषाली ने तुरंत ही कहा, आपका इंतजार कर रही थी, न जाने कब आंख लग गई। आप कमरे में चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। रमन वहां से कमरे की ओर जाते हुए बोला, भूख नहीं है मुझे। इतना कहकर वह कमरे की तरफ बढ़ गया। वृषाली उदास नजरों से उसको जाते हुए देखती रही। वृषाली को आए 1 महीने का समय हो गया था। अगले दिन उसके घर वाले उसे लेने आए थे। रमन के पापा ने रमन को ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा था पर रमन ने बहुत जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना बना दिया था, इसलिए किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। वृषाली के घर वालों ने भी बुरा नहीं माना क्योंकि वृषाली ने उन्हें बता दिया था कि रमन की देश विदेश में कई मीटिंग्स रहती हैं, उसमें ही वो व्यस्त रहते हैं। रमन जब ऑफिस से घर आया तो उसकी नजरें वृषाली को ही तलाश रही थी, जो हमेशा उसके इंतजार में बैठी रहती थी। आज वो लॉबी की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। आ गया बेटा? खाना लगा दूं? उसकी माँ ने पूछा। नहीं माँ, बाहर से खा लिया था, वो कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो कमरे में आया तो एक अजीब सी खुशबू उसकी सांसों में घुलने लगी। वृषाली वहां नहीं थी पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। रमन ने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा था। नंबर उसे अच्छे से याद था, वह वृषाली का था। हालांकि ये बात और है कि उसने नंबर सेव नहीं किया था। उसने फोन उठाया तो वृषाली की मीठी सी आवाज उसके कानों में घुल गई। ये वही आवाज थी जो वह रोज सुनता था, पर आज उसे यह अच्छी लग रही थी। वृषाली ने पूछा, आप ऑफिस से आ गए? रमन ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हाँ। दोनों के बीच फिर खामोशी पसर गई। रमन ने कहा, ठीक है फिर मैं रखता हूँ। वृषाली तुरंत ही धीरे से बोली, घरवालों को लगता है कि हमारे बीच सब सही नहीं है। उन्होंने सुबह से एक भी बार मुझे आपसे बात करते नहीं देखा। मेरी छोटी बहन दरवाजे के पीछे से मुझे देख रही है और आपको कॉल भी करेगी। आप बेशक मुझसे बात न करे पर फोन मत रखिएगा। 5 मिनट बाद मैं खुद ही रख दूंगी। रमन ने बेमन से कहा, ठीक है। वह बेड पर अपना फोन रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि फोन कट गया था। थोड़ी देर करवट बदलने के बाद उसे नींद आ गई थी। सुबह उठते ही एक परेशानी और सरताने खड़ी थी। वो था रमन को उसका कोई भी सामान न मिलना। वो झल्लाते हुए बोला, पता नहीं इस औरत ने मेरा सारा सामान कहाँ रख दिया। उसने गुस्से में वृषाली को आज पहली बार फोन मिलाया था। वृषाली फोन उठाकर गुड मॉर्निंग बोलती उससे पहले ही वो उस पर बरस पड़ा। मेरा सारा सामान कहाँ रखा है तुमने? सब अलमारी में ही तो है। मिल क्यों नहीं रहा मुझे? रमन की आवाज सुनकर उसकी माँ भी कमरे में आ गई थी। किस लिए इतना चिल्ला रहे हो? मेरा कुछ भी समय से नहीं मिल रहा है। किसने कहा था उसे मेरा सामान इधर उधर करने को? तुम्हारा सामान आज से नहीं बल्कि उसी दिन से ठीक से रखा है जब से वो इस घर में आई है। रोज सब तुम्हें बिस्तर पर लगा लगाया मिल जा रहा था, इसलिए पता नहीं चला।
अभी उसे गए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हारी ये हालत हो गई। रमन की माँ उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। वो जानती थी कि वृषाली की कोई गलती नहीं है। वृषाली ने जहां बताया वहां से रमन ने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। ये तो सच ही था कि वृषाली के जाने से उसकी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। पहले वो अपना सामान खुद रखता था, लेकिन जब से वृषाली आई तो उसे अपनी अलमारी उसके साथ शेयर करनी पड़ी। अब वृषाली उसके सामान का ध्यान रखने लगी थी। रमन को अब एक तरह से उसकी आदत हो गई थी, लेकिन वो ये बात मानने से इनकार करता था। वृषाली को गए 10 दिन हो गए थे। रमन का मन नहीं लग रहा था। 1 महीने में उसने मकान को घर बना दिया था। वह वृषाली को मिस कर रहा था, लेकिन कभी अपनी तरफ से उसका हाल जानने के लिए फोन नहीं किया। हाँ, वृषाली रोज एक बार उसे जरूर फोन कर लेती थी। कुछ दिनों में वृषाली आ गई थी तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर भर गया। कहाँ खामोशी पसरी रहती थी, अब उसकी हंसी और बोली गूंजती थी। उसके आने से रमन को सुकून सा मिल रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था। इधर कुछ दिनों से रमन काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। देर रात घर आता और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। सब उसके व्यवहार को बदलता हुआ देख रहे थे। रमा जी ने 1-2 बार बात भी करनी चाहिए, लेकिन रमन ने कुछ बताया ही नहीं। जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, एक दिन भी सुकून नहीं मिला मुझे। लगता है कि मरने के बाद ही तुमसे पीछा छूटेगा। रमन गुस्से में ही वृषाली पर चिल्लाया तो वह सहम गई। वो रमन के लिए खाना लेकर आई थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहां आ गई और उन्होंने रमन को डांटा। फिर उनकी नजर वृषाली पर गई जो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। वो उसके पास गई तो वृषाली उनके गले लगी रो पड़ी। तुम्हें नहीं रहना है न बहू के साथ? अगले दिन उसके पापा ने तेज आवाज में पूछा। रमन कुछ नहीं बोला। नहीं रहना है तो अभी के अभी उसके 3 लाख रुपए लौटाओ। रमन हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। उस दिन जब तुम परेशान थे तो वो हमारे पास आई थी। पापा जी, मुझे लगता है कि रमन किसी परेशानी में है, लेकिन हमसे बता नहीं रहे हैं। मैं तो कितनी बार पूछ चुका, मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। एक आदमी है जो शायद हमें बता सके। कौन? हर्ष भैया। वृषाली को फिर हर्ष याद आया। उसने चुपके से तुम्हारे फोन से हर्ष का नंबर निकाल लिया और कॉल कर दिया। हर्ष ने बताया कि तुमने कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया था वह फ्रॉड निकली। तुम्हारा पैसा वहां फंसा रह गया। 2-3 लोग और तुम्हारे साथ थे। वो अब तुम पर दबाव बना रहे हैं कि तुम उनका पैसा वापस करो और ऊपर से तुम्हें बैंक लोन भी भरना है। तुम्हारे पास जितने पैसे थे तुमने दे दिए, लेकिन अभी भी 3 लाख रुपए देने बाकी थे। हर्ष से भी तुम 50,000 ले चुके थे, इसलिए अब उससे भी नहीं मांग रहे थे। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था और तुम वही खोजने की कोशिश में बहुत परेशान थे। बहू ने हमसे सारी बात बताई और कहा, पापा जी, शादी में मुझे जितने पैसे मिले थे और कुछ पहले से भी मेरे पास थे, उन्हें मिलाकर इतनी रकम हो जाएगी कि बैंक का लोन भर जाएगा। कम पड़ेंगे तो मैं गहने गिरवी रख दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैं देखता हूं। मुझे पता है पापा जी, शादी में भी बहुत पैसे खर्च हो गए हैं आपके। अभी मेरे पास है तो मैं दे देती हूं, आगे जरूरत पड़ी तो आप तो हैं ही ना। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा क्यों लेना? क्या ये घर मेरा नहीं है? आप लोग मेरे अपने नहीं है क्या? ये बात नहीं है बेटा। तो फिर मुझे भी तो मौका दीजिए। आप रमन जी को मत बताइएगा कि ये पैसे मैंने दिए हैं। रमन के पापा ने आज रमन के सामने सारी बात रख दी थी। रमन ने आश्चर्य से अपने पापा की ओर देखा तो वह बोले, मैंने कुछ नहीं किया, बहू ने ही वह सारी रकम दी थी। रमन ने कहा, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? पापा बोले, बता देता तो तुम ले लेते क्या? रमन को अपनी गलती का एहसास था। वह तुरंत ही अपने कमरे की ओर भागा। कल उसने वृषाली को बहुत बुरे तरीके से डांट दिया था। वह अब बहुत पछता रहा था। वृषाली अपने कपड़े बैग में रख रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अब रमन के सामने नहीं आएगी। रमन ने अपने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया।
आज पहली बार था जब वो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। वृषाली की नजरें नीचे ही झुकी रही। रमन ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आई एम सॉरी। बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, और ये भी जानता हूं कि यह सॉरी बहुत छोटा है उसके आगे, पर फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं ये सोचता था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, लेकिन आज मैं खुद को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। आज तक मैंने जितनी भी ज्यादती की है उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। वृषाली ने अपना सिर ऊपर किया तो उसके चेहरे को देखकर रमन कांप उठा। लाल सूजी आंखें जिनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रमन ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए गले से लगा लिया। वह उसके कान में बोला, अब से मैं तुम्हारे आंखों में ये आंसू नहीं देखना चाहता। इनमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्यार देखना चाहता हूं। हाँ, ये मानता हूं कि मुझे प्यार होने में समय लगेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे सम्मान का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। पुराने सारे समझौते खत्म, अब एक नया समझौता बनेगा जिसमें तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। ये समझौता होगा हमारे प्यार का। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। आपने मेरा दिल दुखाया है। वो उससे अलग होते हुए बोली, मैं मानता हूं, इसलिए जो सजा दोगी मंजूर है। मुझे कोई सजा नहीं देनी। आई एम सॉरी। रमन कान पकड़कर उठक बैठ करने लगा। जितने दिन आप गुस्सा थे मैं भी रहूंगी और आपको मुझे मनाना होगा। मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मंजूर है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। कुछ महीनों बाद की शाम और वृषाली के गाल दोनों ही गुलाबी थे, क्योंकि आज वो रमन के साथ हाथों में हाथ डाले बालकनी में बैठी अपने पसंदीदा गीत को सुनने में मग्न थी। रमन ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। वृषाली ने उसके पीठ पर अपना हाथ रख दिया। रमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।